चलिए ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है घर्षण। चैप्टर का नाम घर्षण। घर्षण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या घर्षण। ठीक है, आप लोग कॉपी में जरा देखिए तो कितना नंबर आएगा। कॉपी में देखिए कितना नंबर आएगा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कौन सा नंबर पे है? कॉपी में देखिए। आप लोग किताब खोलते हैं, कॉपी में देखिए 7वां नंबर पे है। कॉपी में 7वां नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रिक्शन के बारे में। ओके, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। नहीं, अभी लाइव नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं, 6वां नहीं होगा। देखिए, जब किसी पिंड को ना, मान लीजिए कोई पिंड है, ये एक पिंड है। इस पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, m। अगर पिंड का द्रव्यमान है तो पिंड का भार नीचे काम करेगा, कितना, m। ये पीछे वाला चैप्टर जो न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि कोई भी पिंड है तो उसका भार सदैव किधर काम करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, चाहे पिंड कैसे भी रखा जाए। अगर पिंड तिरछा भी रखा गया ना, मान लो पिंड को ऐसे रखा गया, ऐसे तिरछा रखा गया, तब भी भार हमेशा किधर काम करेगा, नीचे। कैसे भी पिंड को रखा जाए, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी डिजाइन में रखा जाए, कैसे भी रखा जाए, पिंड का भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी किसी पिंड को किसी तल पर रखा जाता है उसका भार सदैव किधर कार्य करता है, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। ओके, चाहे कोई ऐसे रखा हो, तिरछा रखा हो, चाहे सीधा रखा हो, चाहे नीचे की ओर कार्य करता हो, कैसे भी रखा हो। ओके, इतनी बात हो गई। देखिए, यम द्रव्यमान का पिंड अगर किसी तल पर रखा है, किसी क्षैतिज तल पर रखा है, यम द्रव्यमान का पिंड, तो उसका भार mg नीचे काम करेगा। ओके, अगर किसी पिंड पर बल लगता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि यदि किसी पिंड पर बल लग रहा है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। समय के साथ साथ उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन। यानी जिधर बल लगेगा उस दिशा में वो गति करने लगेगा, और जब गति करेगा तो उसके त्वरण होगा, उसके वेग में वृद्धि होगी, उसमें त्वरण होगा। तो आप लोग कक्षा इसी क्लास में F बराबर पढ़े डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T को हमने सॉल्व किया तो कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जब भी किसी पिंड पर बल लगता है, ये mg एक तरह से बल ही ना है। जब भी किसी तल पर, यहाँ पे एक तल है, इस तल पर इस पिंड के भार द्वारा mg बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो उसके कारण ये गति करना चाहिए या गति करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जब भी किसी पिंड पर बाएं बल लगता है तो वह या तो गति करता है या तो गति करने का प्रयत्न करता है। यही ना बल की परिभाषा भी है। बल किसे कहते हैं, बोलिए। बल व धक्का अथवा खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। ठीक है, mg नीचे बल लगा। अगर ये नीचे बल लगा तो यह जो पिंड है इस तल को तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। बोलिए, अगर किसी पिंड को, जैसे आप ही बैठे हैं इस समय टेबल पे, मतलब किस पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, तो ये बेंच को आप तोड़ते हुए नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हाथी को बैठा दे तो, बोलिए, अभी कोई मूवी देख रहे हो और उसमें कोई बड़ी सी, मतलब खूब मोटी औरत बैठ जाए किसी प्लास्टिक वाले चेयर पे, तो चारे टांगे ऐसी चित्र दिख रही है, और आप बैठेंगे तो नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों हुआ, उसका भार ज्यादा है और इसका भार कम है। यानी आप बैठे तो आपका भार कम है, और हाथी बैठ जाएगी तो ज्यादा होने से क्या हो गया, बल ज्यादा लगा, और कम होने से बल नहीं लग रहा था। तो बल कम लग रहा था तो क्यों नहीं टूटा भाई। बल तो बल होता है, किसी पिंड पर बल लगेगा उसमें गति होगा या प्रयत्न होगा। ठीक है, तो आप जब बैठे हैं तो वो दबा है ना, लेकिन उसको बैलेंस कर लिया ना। आप लोग को एक नियम पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा। एक नियम, ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी पिंड पर बल लगता है ना, किसी पिंड पर बल लगता है तो या तो वो बल की दिशा में गति करने लगेगा या तो गति नहीं करेगा। ठीक है, गति कब नहीं करेगा, जब इस बल के विपरीत दिशा में एक और बल लगेगा और यह बल उस बल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी परिणामी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी किसी पिंड पर
बल के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करे कि वह लगने वाले बल को समाप्त कर दे, संतुलित कर दे, तो उस स्थिति में उस पिंड पर नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है और वह पिंड किसी भी दिशा में गति नहीं करता है। ठीक है, फिर इसी बताएं, यदि फिर भी पिंड गति कर रहा है किसी भी दिशा में, किसी पिंड पर दो बल लग रहे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में यही पढ़े कि किसी पिंड पर दो बल लग रहे हैं, एक बल F इधर लगा और इधर रस्सी से बांधा था तो दूरी में तनाव T। ठीक है, अब पिंड फिर भी अगर इधर गति कर रहा है इस दिशा में, इसका मतलब कि यह वाला बल ज्यादा है, अधिक बल में से कम बल को घटाएं, शेष बल मिला, उसी से पिंड क्या किया, गति किया। जब भी किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें और उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, यानी उस पर लगने वाला बल 0 है, और इस स्थिति में जब बल 0 हो जाएगा ना तो उसके त्वरण में, देखो बल बराबर होता है ना द्रव्यमान बटे त्वरण, तो द्रव्यमान तो कभी 0 होगा नहीं, यानी जब भी किसी पिंड पर बल लगेगा तो उसके त्वरण में परिवर्तन होगा, और अगर बल 0 तो त्वरण 0, बल 0 तो त्वरण 0। और त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर, बोलो त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, और समय तो कभी 0 होता नहीं है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन 0। और वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसका मतलब माइनस वेग को अंतिम माइनस v1 की तरफ भेजते हैं, तो इसका मतलब अंतिम वेग बराबर किसके, प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हुआ नहीं हुआ। जब भी किसी पिंड पर नेट फोर्स 0 हो जाए, जब भी किसी पिंड पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, उस समय दो काम होता है, या तो वो गति नहीं करेगा, रुका है तो रुका रहेगा, और नहीं गति कर रहा है तो जिस दिशा में भी गति कर रहा है, जिस वेग से भी गति कर रहा है उसी वेग से गति करेगा, उसी दिशा में गति करेगा, उसके ना वेग में परिवर्तन होगा ना ही दिशा में, ना परिमाण में परिवर्तन होगा ना ही दिशा में। ओके, तो याद रखिएगा फोर्स, कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे कि कोई कहे ना कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल 0 है तो क्या वह पिंड गति करेगा, आप भी कंफ्यूज हो गए। फोर्स क्या करता है, वेग में परिवर्तन करता है, फोर्स क्या करता है, अगर फोर्स 0 इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब कि अगर शुरू में वो रुका है ना तो बाद में भी रुका ही रहेगा, और अगर शुरू में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है तो बाद में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति करेगा। समझ में आया? तो किसी पिंड पर लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो इसके दो अर्थ होते हैं, यदि वो रुका है तो रुका रहेगा, और अन्यथा यदि वह एक समान चाल से गति कर रहा है तो वह उसी दिशा में एक समान चाल से गति करते रहे। ओके, अभी बताइए इस पिंड पर इधर फोर्स लग रहा है mg, बोलिए, और इसके अपोजिट फोर्स कुछ लग रहा है, आखिर ये पिंड रुका है कि नहीं रुका है, आखिर तो है नहीं तोड़ के नीचे चला गया, ये रुका है कि नहीं रुका है, बोलिए, छोड़िए उसको, पढ़ने दीजिए। ये बताइए अगर ये पिंड रुका है इसका मतलब कि इस लगने वाले फोर्स के अपोजिट कोई तो फोर्स कार्य कर रहा है, बोलिए। जब भी किसी पिंड पर बल के विरुद्ध कोई बल लगेगा तभी वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। ठीक है, ये फोर्स mg भार नीचे काम किया तो ये पिंड नीचे की तरफ चले जाना चाहिए, नहीं भरोसा है तो दुतल्ला पे चढ़ के किनारे से अपना एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। नीचे आ गए, क्यों नीचे आ गए, क्योंकि धरती माँ बुला रही है। अपने बच्चों क्या करती हैं, बुलाती है कि बाबू आ जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ, नहीं तो आप सुपर में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे अंतरिक्ष में, तो धरती माँ बुला लेती है कि नहीं। तो यहाँ पे बताइए, अगर यहीं पे बताइए हम इस पे अगर स्टेज पे खड़े हैं और मैं यहाँ से एक कदम आगे बढ़ा दूँ, आगे तो कोई हमको रोकने वाला नहीं है, तो बताइए हम नीचे चले जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इस तल ने, जिस तल पे आप बैठे हैं या जिस तल पे आप खड़े हैं, उस तल ने आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है। ठीक है, और इस फोर्स के मतलब इस ये जो लगने वाला फोर्स है इसके अपोजिट जब ये फोर्स लगा तब उसके अपोजिट इसने फोर्स लगाया है, तो मतलब एक्शन के अपोजिट एक्शन हुआ है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ठीक है, जब भी हमने एक्शन किया, हम इस पे खड़े हुए तो इस तल ने हमको ऊपर की तरफ ढकेला, कितने फोर्स से, जितना फोर्स हमने लगाया उतने फोर्स से ढकेला। ठीक है, तो अगर हमने नीचे लगाया mg तो इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। जब भी किसी तल पर किसी पिंड को रखते हैं तो उस पिंड पर, जब भी किसी तल पर किसी पिंड को रखते हैं तो वो पिंड तल पर बल लगाता है, इस तल ने उस पिंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, इस फोर्स को कहते हैं रिएक्शन फोर्स, और दिखाते हैं किससे, R से। अगर इन दोनों के परिणामी 0 हो जाए, इन दोनों
दोनों का परिणामी क्या हो जाए, यानी आर इस mg को कट कर दे, आर इस mg क्या कर दे, कट कर दे, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, नीचे तरफ 10 न्यूटन कैंसिल हो जाए, तो फिर से 4 से 0 हो गया क्या, और 4 0 अर्थात अगर ये गति करे तो गति करेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा। तो ये बताइए एक्शन के अपोजिट रिएक्शन हुआ, न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट की सेकंड की थर्ड नियम है ना, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो हमने mg का फोर्स लगाया, इसने r फोर्स ऊपर लगाया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, 0 हो गया, ठीक है। यानी r किसके बराबर है, mg के बराबर, r किसके बराबर है, mg। याद रखिएगा r हमेशा mg के बराबर होता है, ये जरूरी नहीं है। जब हम तिरछा उछा रखेंगे ना तो थोड़ा तो वहाँ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोनों एक दिशा में, mg नीचे r ऊपर, तो r इज इक्वल टू mg। अगर सुनो फिर भी अगर r ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, यदि mg ज्यादा हो जाता, सुन नहीं रहे बात कर रहे हैं हम लोग, यदि mg ज्यादा हो जाता फिर बाद में कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं लग रहा हमसे। ये सब छोटी छोटी बातें जो हम समझाते हैं ना, यही समझना होता है, ओके। देखिए तो अगर r ऊपर लगा, mg नीचे लगा, और फिर भी नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, मान लेते हैं कि mg ज्यादा हो गया, mg क्या हो गया, मतलब ऊपर तक 10 न्यूटन लग रहा था, पृष्ठ ने उतना ही बल लगाया, तल ने उतना ही फोर्स लगाया, और नीचे तक 20 न्यूटन लगा, तो बताइए 10 न्यूटन से घटेगा, इधर इस दिशा में 10 न्यूटन का फोर्स अभी बच जाएगा ना, 10 न्यूटन का बल अभी बच जाएगा, और जैसे ही 10 न्यूटन का बल बचेगा, बोलिए नेट फोर्स 0 हुआ नहीं, नेट फोर्स 0 हुआ, यानी F यहाँ पे F इक्वल टू डेल्टा P अपन डेल्टा T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में फोर्स नहीं 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी वेग में परिवर्तन होगा, बोलिए वेग में परिवर्तन होगा, यानी रुका है तो गति करेगा, गति है तो रुका है। भाई बल क्या करता है, किसी पिंड को गति करा देगा, या कोई गति करा तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यह पिंड पे अब नीचे की तरफ बल लग रहा है, जिसके कारण अब ये पिंड कहाँ जाएगा, नीचे। तो हाथी तोड़ दी, बोलो हाथी को चेयर बैठा के बैठेगी, तोड़ देगी, क्यों तोड़ेगी, चेयर को तोड़ देगी ना, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, और वो जो पिंड जो पिष्ट जिस तल पे उसको बैठाए है, उस तल का जो रिएक्शन फोर्स है वो एक लिमिट तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है कि हम जितना भारी बैठेंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। बोलिए अब आप जल पे कभी कभी देखें तो वीडियो कि तालाब में कहीं या समुद्र में या नदी पे कहीं पोखरा में कहीं जल रहता है, उसमें किसी को देखेंगे ऐसे चलते हुए ऐसे चल रहा है, तो बताइए जल का भी एक पृष्ठ होता है। अब जब उसके वो खड़ा होगा तो उसने तो अपना mg नीचे लगाया, तो वो पृष्ठ r ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, वो पृष्ठ r ऊपर लगाएगा, यदि r mg के बराबर हो जाए तो इसका मतलब कि वो आदमी उसी पर रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा होता है, बताइए जैसे ही आप जल पे खड़े, आप जल पे खड़े रह पाएंगे कि डूब जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि r कम है, बोलिए r कम है, r कम होने से क्या हुआ, आप डूब गए। लेकिन किसी किसी के लिए r बराबर हो जाता है, किसके लिए, मच्छर के लिए, इसके लिए मच्छर के लिए यम कम है, बोलो मच्छर के लिए यम कम है, तो मच्छर क्या होता है, जल के पृष्ठ पर तैरता रहता है, यानी जल का पृष्ठ ऊपर का जो आग लगाता है रिएक्शन फोर्स, उसकी प्रतिक्रिया बल वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आप लोग पृष्ठ तनाव चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, पृष्ठ तनाव कारण, तो r उस mg से बराबर हो जाता है। जल पर सुई तैरती है, जल पर सुई तैरती है, वो भी किस कारण से, r mg के बराबर होता है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जल के सुई को तैराएंगे तैर जाएगी, लेकिन कील नहीं तैरेगी। लेकिन जल पर लोहे की नाव, लोहे से बड़ी बड़ी नाव या जहाज तैरती है, वो किस कारण से, तो वहाँ पे पृष्ठ तनाव नहीं लगता है, वहाँ लगता है आर्कमिडीज का सतह। हल्की चीजें अगर तैर रही है ना तो पृष्ठ तनाव के कारण, और भारी चीज तैर रही है तो आर्कमिडीज की सतह से, ठीक है। वो सब तैरने के नियम, प्लवन के नियम आप पढ़ाएंगे। फिलहाल इस बात को सीख गए आप लोग, बोलिए कि यदि कोई पिंड किसी तल पर रखा है तो वो 3 काम कर सकता है, या तो वो रुका रह सकता है, या तो वो नीचे चला जाएगा तोड़ के, अगर r सह नहीं पाया इस mg को तो mg तोड़ के नीचे चला जाएगा, नहीं ये पिंड तोड़ के नीचे चला जाएगा। और तीसरा काम होता है ना कि जैसे ही हम इस पे चढ़े, इसने हमको ऊपर फेंक दिया, नहीं भरोसा है तो आप लोग गुब्बारा ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल पे ऐसे आप ऐसे एक बार कूदिए ना फुटबॉल पे, क्या होगा,
फुटबॉल फूट जाएगा, आपको फेंक देगा ऊपर। गुब्बारा, गुब्बारा को नहीं कह रहे, फुटबॉल को कह रहे। गुब्बारा तो जान ही रहे, गुब्बारा तो हाथ से आपको फोड़ देंगे। फुटबॉल में अगर खूब अच्छी हवा भर दिए हैं और फुटबॉल पे आपसे कहा जा रहा है कूद जाइए, जैसे ही आप फुटबॉल पे एक पैर से कूदेंगे ना, क्या होगा? फुटबॉल फूट जाएगा, नीचे आप चले जाएंगे कि फुटबॉल आपको ऊपर उछाल देगा, उछाल देगा। इसका भी आप लोग देखे होंगे, आप नीचे की तरफ नेट लगा होता है, नेट लगा होता है और ऊपर से कोई कूदता है तो वो वापस से रिपल्ट कर देता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। ऐसे जंपिंग देखे कि नहीं? बोलिए। तो कब 3 काम हो सकता है, या तो ये कहीं नहीं जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, या तो ये नीचे चला जाए, या तो ये अगर ऊपर गया तो आर ज्यादा, नीचे गया तो, और अगर कहीं नहीं गया तो आर बराबर है। क्लियर इतनी बात? बोलो। तो जब भी कोई पिंड रुका होता है, जब भी कोई पिंड रुका होता है, रखा गया होता है किसी भी पिंड पर, किसी भी तल पर, तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। याद रखिए, जब भी कोई पिंड रुका हुआ है किसी तल पर या रखा गया है किसी तल पर, तो वहां पे 2 बल कार्य करते हैं। एक बल mg, किसका? पिंड का भार। किधर काम करेगा? ना, नीचे मत बोला करो, बोला करो ऊर्ध्वाधर नीचे। कहाँ काम करेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे। और इसके अपोजिट कौन कार्य करेगा? रिएक्शन फोर्स। कौन सा? आर, आर कार्य करेगा। और ये पिंड कहीं नहीं गति कर रहा है तो आर बराबर mg। अब आप बताइए, जड़त्व का नियम पढ़े हैं? जड़त्व का क्या नियम है? जड़त्व किसी पिंड का हो अविनाशी गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जो जितना ज्यादा भारी उतना ही ज्यादा विरोध करेगा, जितना कम भारी उतना ही कम विरोध करेगा। इसलिए हल्की वस्तुएं तुरंत इधर से उधर हिल जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी अलमारी में कुछ नहीं रखा गया है और उसको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से कर दीजिए, कर देंगे आप लोग। लेकिन अगर कहा गया अलमारी में बहुत सारा सामान भर गया, कहा जाए कि अब थोड़ा हटा के दिखाइए, हटेगा? नारा बढ़ जाएगा, नारा बढ़ता है ना, नारा बढ़ जाएगा, लेकिन वो हिलेगा नहीं। बोलिए, हिलता है? नहीं हिलता है। तो जब भी किसी पिंड पर, किसी पिंड का भार या उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, तो उसका जड़त्व बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी पिंड के जड़त्व की माप उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये बुक है, ठीक? और इस बुक को हमने एक छोटी सी बच्ची को दे दिया, 5 साल 6 साल की छोटी सी बच्ची को। उसको ऐसे कर दिया कि बहनी ऐसे इसको पकड़े रहो, पकड़ पाएंगे? ये एमजी उसको दबा देगा नहीं, लेकिन हमने तो पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि हमारा आर ना आर और एमजी बराबर है। हमारे द्वारा जो लगाया गया आर है और इस बुक के द्वारा जो लगाया एमजी है, ये दोनों क्या है? तो आर एमजी के बराबर हो गया। अभी बताओ, अगर ये नीचे गया इसका मतलब कौन कम किया गया? आर कम हुआ। और ये ऊपर गया तो कौन अधिक किया गया? आर अधिक किया गया। सही है ना? बोलो। इतना तो हो गया कि अगर इसको हमने बुक को यहाँ पे इस तल पे रख दिया तो आर एम जी हो गया। ऐसे क्लियर? अब हम इस तल पे रख के इसको अब क्षैतिज दिशा में ऐसे गति कराना चाहते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। मान लीजिए कि हम 20 किलो का पिंड है, ओके? 20 किलो का कोई चावल की या गेहूं की बोरी रखी है, ठीक है? और इसको कहा जा रहा है गति कराने के लिए, यहाँ से उठा के यहाँ रखने के लिए। तो छोटी सी बच्ची को कहा गया, ठीक है? कहोगे बाबा छोटी सी बच्ची लेते हैं, छोटा बच्चा को ना, ठीक है? छोटे से बच्चे कहा गया कितने साल के? बताइए कितने वाले से? नहीं, 5-6 साल का रहा होगा। 5-6 साल कहेंगे बाबू ढकेल कमा करो, तो बताओ उससे हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्या उसने बल नहीं लगाया? उसने बल लगाया ना, इधर से बल लगा। मान लो इसको हमको यहाँ करना था, तो इतने फोर्स यहाँ से लगाया ना इस दिशा में। अब जरा हमको बताओ, ए दीदी कितना बात करिए, इधर देखिए, उसको छोड़िए, इधर देखिए। छोटे बच्चे ने इस दिशा में फोर्स लगाया ना, भले कम लगाया, लेकिन लगाया कि नहीं? फोर्स लगाया ना। अभी हम क्या पढ़े हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में, तो mg के अपोजिट आर लगा, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दिए। ये पिंड कहीं नहीं गया। बोलिए, हमने इस दिशा में फोर्स लगाया F, बोलिए, तो हमने इस दिशा में फोर्स लगाया तो न्यूटन के फिर से तीसरे नियम से इस फोर्स के अपोजिट भी तो एक फोर्स लगना चाहिए। बोलिए, जो इसको कैंसिल करेगा, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। याद रखिए, जब भी किसी पिन पर बल लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है, तो इसके अपोजिट न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि इसके अपोजिट एक फोर्स लगना चाहिए।
इसके कारण यह अपनी स्थिति होने परिवर्तन का विरोध करेगा और नहीं कर पाया तो गति करेगा, फिर गति करेगा, एक्सेलरेशन इसमें इसके लिए पड़ जाएगा। तो हमने जब छोटे बच्चे को कहा बल लगाने के लिए, छोटा बल बच्चे ने बल लगाया, कम में लगाया लेकिन लगाया ना। अगर छोटे बच्चे ने कम बल लगाया तो इसको नियम के हिसाब से गति करना चाहिए नहीं, क्योंकि फोर्स है ना, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं, इसलिए इसका वेग परिवर्तित होगा, त्वरण होगा तो यानी वेग परिवर्तित होगा, यानी ये रुका है तो गति करेगा। तो क्या गति करना है, यानी कोई तो है, बताइए, कोई तो है जिसने इस पर बल लगाया है, इस लगने वाले बल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। क्या किया है, इस लगने वाले बल को खत्म कर दिया है। मान लीजिए कि हमने इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगाया और ये मान के चलते हैं कि यह पिंड गति करेगा 50 न्यूटन के बल पर। कितने न्यूटन बल पर गति करेगा, जब तक इसमें 50 न्यूटन बल नहीं लगाएंगे नहीं गति करेगा। हमने बल लगाया 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन के कारण इसको गति करना चाहिए, लेकिन इसने गति नहीं किया। इसलिए न्यूटन गति से नियम कहते हैं कि इसके अपोजिट में एक फोर्स जरूर लग रहा है जो इस बल को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है वो फोर्स, वही फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स, वही फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बताइए, हमने 5 न्यूटन बल लगाए, गति करना चाहिए, नहीं गति किया, यानी अपोजिट की कोई तो एक अपोजिट इसके फोर्स लगा रहा है। वो जो फोर्स लगाता है, जब भी किसी पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, उसको गति कराना चाहते हैं, तो उसकी गति का सदैव विरोध होता है। उसके सदैव गति का क्या होता है, विरोध होता है। वो जड़त्व तो है, वो क्या है, बोलिए, अरे जड़त्व तो ही है ना। माप ये तो कि हम रुका है तो रुका रहेंगे, हिला के दिखा दो। अंगद जी पैर गाड़ दिए रावण की, वहां पे सोने के पैर में कर हिला के दिखा दो, हिला, जड़त्व तो जड़ गए एकदम। तो वही चीज है कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, हमने फोर्स लगाया, ये कह रहा कि हम नहीं लेंगे, तो नहीं लेगा तो कैसे नहीं लेगा, इसका मास है तभी तो नहीं लाए। अगर हल्का रहता, एक गेंद रहती, लड़का गेंदवा नहीं होता है गोबर वाला, लड़का को खेलते हैं कुश्तियां ना, वो हिला देगा कि नहीं लड़का, वो हिला दिया क्योंकि उसका मास कम है, इसका मास ज्यादा इसलिए नहीं ना। तो जब भी मास हुआ ना, तो मास से एक तो mg क्रिएट होता है और दूसरा मास से फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। मास से क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और जिसका जितना ज्यादा मास उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। ओके, तो याद रखिए, जब भी पिंड गति करने के लिए हम उस पर बल लगाएंगे, तो उसका गति का विरोध करने के लिए एक बल लगता है जो सदैव उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। याद रखिए, जब भी किसी पिंड पर बल लगाकर उसे गति कराया जाता है या गति कराने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस पिंड और उस पृष्ठ, ये जो पिंड और ये पृष्ठ दोनों, या पिंड या तल दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, जो इस लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध करेगा तो इस दिशा में कार्य करेगा, इसका अपोजिट कार्य करेगा। घर्षण बल हमेशा गति के विरुद्ध कार्य करता है, लगने वाले फोर्स के विरुद्ध कार्य करता है। तो कहाँ लगता है घर्षण बल, घर्षण बल इसके विरुद्ध कार्य करेगा, लेकिन लगता कहाँ है, तो कहा जाता है पिंड। जैसे ये पिंड है, ये बुक है, ये बुक और ये जो मेरा हाथ है, इन दोनों को जब रखे ना, तो ये हाथ है, ये पिंड का, ये पिंड है, बुक है, इसका नीचे वाला पृष्ठ और हमारे हाथ का पृष्ठ, इन दोनों के बीच, ये दिख रहा है ना, इन दोनों के पृष्ठ यहाँ पे, ये वाला जो है बुक का और ये वाला जो है तल का, प्लेन का, इन दोनों के समांतर कार्य करता है। किस दिशा में, लगने वाले फोर्स के अपोजिट दिशा में, लगने वाले फोर्स के अपोजिट दिशा में। और इस फोर्स को कहते हैं एफएस, दिखाते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफएस, या फ्रिक्शन फोर्स एफ से दिखाते हैं। बताएंगे एस क्यों रखा गया है, एस फॉर स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स, आगे बताएंगे स्टैटिक घर्षण। फिलहाल इतना तो याद रखेंगे, हमने इस पर बाह्य बल लगाया, ये गति नहीं किया, यानी कोई ना कोई इसका विरोध कर रहा है, जो विरोध किया उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, क्या कहेंगे, घर्षण बल। ठीक है, अब रह गया कि घर्षण, अच्छा अगर बल नहीं लगाएंगे तब भी फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। अपने आप किताब कहेगी कि हम जा रहे हैं छोड़ के, तो किताब उसके नीचे 11 वाली बुक के ऊपर 12 वाली बुक रखा गया है, हम बल नहीं लगा रहे हैं, तो 12 वाली बुक कहेगी हम जा रहे हैं तुमको छोड़ के, हम तो बोले बोलिए ऐसा होगा, नहीं होगा, नहीं ना। यानी घर्षण बल अपने से नहीं उत्पन्न होता है लेकिन अपने आप दिखता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है। जब हम इस पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे ना, तो बल कितना हो लगाओ, 0.00001 भी लगाओ, लेकिन अगर बल है तो गति करेगा, बल है तो गति करेगा। तो जब हमने इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत
ये पिंड और ये तल दोनों के बीच में ये जो संपर्क है, इन दोनों के मध्य यहाँ पे जो संपर्क है, इस संपर्क तल के समांतर तुरंत एक फोर्स क्रिएट होता है, फ्रिक्शन फोर्स। कितने न्यूटन का? जितना बल लगाते हैं उतने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। फिर हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो तुरंत ये क्या करेगा? अपने घर्षण बल को बढ़ा के 2 न्यूटन कर देगा। 3 न्यूटन का बल लगाया, तुरंत बढ़ा के 3 न्यूटन कर देगा। यानी जैसे जैसे हम बल बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। शुरू में कोई बल नहीं लगाए, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ। जब 1 न्यूटन का बल लगाए तुरंत फ्रिक्शन हुआ, 2 न्यूटन का बल लगाए और फ्रिक्शन हुआ। साजिद कुमारी क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 न्यूटन का बल लगाए, 1 न्यूटन तुरंत अपोजिट, 2 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन और अपोजिट, 3 न्यूटन लगाए, 3 और अपोजिट, 10 न्यूटन लगाए, ये अपोजिट दिशा में 10 न्यूटन, 50 न्यूटन लगा दिए। चलो मान लो 49 लगाए, क्योंकि 50 पे ही गति करने लगा। तो मान लो 40 न्यूटन लगाए, तो ये अपोजिट कितना लगाया? 40 न्यूटन। 49 न्यूटन लगाए, ये अपोजिट कितना लगाया? 49 न्यूटन। 50 न्यूटन लगाए, ये अपोजिट कितना लगाया ना? हमने माना है कि 50 पे गति करने लगा, इसका मतलब कि ये 49 लगाया है। कितना लगाया? 49 न्यूटन। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये समझिए कि इस पिंड और इस तल के मध्य जो घर्षण बल लग रहा है ना, जब हम बल लगाते हैं उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे बल बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। ये ना कि हम खूब लगाए, वो कहेगा हम बहुत खूब लगाते हैं, इधर ही से उपज रहा है उधर ही से उपज रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसने लगाया, इसने भी लगाया, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में, हम इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। लेकिन ये क्या हुआ? बढ़ते 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 काश अब रह गए, थक गए। अब क्या करते? अब रहने दो, अब हमसे नहीं लगती था। क्या ये 49 से घट के 0 हो जाएगा ना? जितना मैक्सिमम जितना हो गया ना उतना रहता ही रहता है, हमेशा रहेगा। ठीक है, 49 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम मान लीजिए है, 49 न्यूटन फोर्स अब हमेशा रहेगा जब तक वो गति कर रहा है। तो हमने 50 न्यूटन का बल लगाया तो ये पिंड हिलने लगा, गति करने लगा। तो इसका मतलब 50 न्यूटन अधिक बल है, 49 न्यूटन कम बल है। अधिक बल में से कम बल को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 न्यूटन। यानी पिंड कितने न्यूटन से गति करेगा? 1 न्यूटन। अगर कह दिया गया कि स्थैतिक घर्षण बल 50 न्यूटन है, अब पिंड पर बल लगाए 70 न्यूटन का, पूछे पिंड कितने न्यूटन से गति करेगा? 70 में से किसको हटाएंगे? 50 न्यूटन को। कितना आएगा? 21, है ना? 21 न्यूटन का बल आ जाएगा। तो एक चीज सीख गए कि जब भी किसी पिंड पर, कोई पिंड किसी तल पर रखा होता है, 2 बल काम करता है। एक mg काम किया तो उसके अपोजिट r काम किया, और दूसरा जब इस पर बल लगाना शुरू किया तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन काम किया, घर्षण बल। और ये घर्षण बल दोनों पिंडों या एक पिंड और दूसरा संपर्क, ये जो तल है, इन दोनों के संपर्क वाला जो पृष्ठ है उसके अंदिश काम करता है और हमेशा गति के विरुद्ध काम करता है। अगर हम बल इधर से लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन उधर से लगेगा, अगर हम बल इधर से लगाना शुरू किया ना तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। ठीक? और जैसे हम बल लगाएंगे वैसे ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक समय के बाद फ्रिक्शन कहेगा कि अब रहेगा, अब हम नहीं कहेगा ना, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब उससे ज्यादा बल लगाए ना तो वो गति करने लगेगा। ओके, लेकिन उतना फ्रिक्शन रहता है। इसका एग्जांपल क्या है? आप साइकिल चला रहे हैं, पौड़ी मारना बंद कर दीजिए, आपकी साइकिल भी नहीं कि खूब दूर चली जाएगी, कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि वो फ्रिक्शन वाला तो लग ही रहा था और वो तो बार बार काट रहा है। अब हमने बल लगाना छोड़ दिया तो विपरीत दिशा में, मतलब मान लो ब्रेक का काम कर रहा है, फ्रिक्शन विपरीत दिशा में बल लग रहा है, जिसके कारण उसका वेग घटते 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 0 हो जाएगा। समझ में? जब भी किसी पिंड पर बल लगाते हैं, अगर वो किसी तल पर रखा है तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन कार्य करेगा, और जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक? लेकिन फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है, उससे अधिक नहीं होगा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो कल हम लोग पढ़ेंगे स्थैतिक, ये घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर घर्षण कितने। तो पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण और गति घर्षण। 3 प्रकार के घर्षण पढ़ेंगे। स्थैतिक जब वो रुका रहे, सीमांत जब एकदम चलने के लिए तैयार है, और गति जब गति कर रहा है। ठीक है, 3 प्रकार के घर्षण बल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। बंद करो।